राहुल गांधी की कांग्रेस के गृह मंत्री रहे पी चिदंबरम ने कहा, मैं दिमागी नक्सल हूं। अभी तक देश में दो तरह के नक्सलियों की बात होती थी, एक हथियारबंद नक्सली और दूसरा अर्बन नक्सली। लेकिन लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त के दिन एक नया टर्म दिया, दिमागी नक्सल। तो राहुल गांधी की कांग्रेस क्यों इतनी बेचैन हो गई? क्यों राहुल गांधी की कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि मैं दिमागी नक्सल हूं? राहुल गांधी का इससे क्या कनेक्शन है? दिमागी नक्सल कौन है? इनका सिस्टम कैसे काम करता है? और ये दिमागी नक्सल आपके दिमाग को किस तरह से काबू में करते हैं या कहिए हैक करते हैं? और इन दिमागी नक्सलों को कैसे पहचाने? प्रधानमंत्री के दिमाग में आए इस टर्म दिमागी नक्सल का पूरा पोस्टमार्टम मैं करने जा रही हूं, इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मैं पूरे दावे के साथ कह सकती हूं कि यह जानकारी जो मैं इस वीडियो में आपको देने जा रही हूं, यह आपको कहीं और नहीं मिली होगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत, आपके साथ मैं हूं डॉक्टर अर्चना सिंह। दरअसल भारत में 3 तरह की विचारधारा है। एक को विभाजित भारत मंजूर था। यह विचारधारा आप जानते हैं, वामपंथियों की विचारधारा, जो कहते थे वो विचार से जुड़ते हैं, भारत से या देश की सीमा से नहीं। जो चीन से युद्ध के दौरान चीनी सैनिकों का स्वागत करने के लिए खड़े थे हाथ जोड़ के, मालाएं लेके। दूसरी, उसको टूटा भारत चाहिए था, कांग्रेस पार्टी। नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनना था, भारत के टुकड़े होते हैं तो हो जाएं, लेकिन प्रधानमंत्री मैं ही बनूंगा। तीसरी, अखंड भारत जिसको चाहिए था, वो विचारधारा, और वो है आरएसएस की। टूटा भारत और विभाजित भारत, इन दोनों विचारधारा वाले वामपंथी और कांग्रेस दोनों एक हो गए। एक के पास सरकार थी, एक के पास सिस्टम। लेकिन अब सरकार है नहीं और 12 साल हो रहे हैं मोदी सरकार को, बीजेपी की सरकार को, तो अब सिस्टम भी धीरे धीरे इनके हाथ से निकल रहा है। तो इन्होंने एक नया रूप ले लिया, जिसका जिक्र पीएम मोदी ने लाल किले से किया, और वो है दिमागी नक्सल। दिमागी नक्सल के पास ना तो सिस्टम है ना सरकार, लेकिन इनके पास सड़क है, सोशल मीडिया है, जो बहुत पावरफुल है। ये अपने दिमाग, अपने पैसे का इस्तेमाल कर आपके दिमाग के साथ खेलते हैं, और उसके लिए सोशल मीडिया के एल्गोरिथम को शातिराना तरीके से मैनिपुलेट करते हैं। इनको डीप स्टेट का सपोर्ट है, तो पैसे की कोई कमी इनके पास नहीं होती। अब ये एल्गोरिथम से खेलना जानते हैं, तो ये युवाओं के दिमाग से, लोगों के दिमाग से खूब खेलते हैं। आपको फिल्म कश्मीर फाइल्स का वो डायलॉग तो याद ही होगा, जिसमें पल्लवी जोशी कहती है, वामपंथी प्रोफेसर बनी है वो, कि सरकार तुम्हारी है लेकिन सिस्टम हमारा है। लेकिन अगर सिस्टम ही वामपंथियों के हाथ से निकलने लगे तो फिर सोचिए कि जिन संवैधानिक संस्थाओं, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से ही वामपंथी इकोसिस्टम को निकाला जाने लगे और एक राष्ट्रीय इकोसिस्टम को बनाने की कोशिश होने लगे, तो फिर इनका क्या होगा? जब संसद में उनकी राष्ट्र विरोधी बातों का मुंह तोड़ जवाब मिलने लगे, तो फिर क्या होगा? जिस विषैले वामपंथ को कांग्रेस और जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, रीजनल पार्टियां हैं, उन्होंने पाला पोसा और उसके जहर को देश के बच्चे बच्चे के दिमाग में फैलाया, उस जहर की कोई काट ढूंढने लगे तो क्या होगा? 50 साल से जिस हथियारी नक्सलवादी आंदोलन का खात्मा एक राष्ट्रवादी सरकार ने कर दिखाया, तो फिर क्या होगा? वही होगा जो आजकल सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक आप देख रहे हैं। लोगों के दिमाग को भ्रमित कर आंदोलन खड़ा करने का खेल। कभी सीएए के बहाने, कभी किसान आंदोलन, तो कभी जंतर मंतर पर कॉकरोचों का आंदोलन। ऐसा नहीं कि देश में पहले आंदोलन नहीं होते रहे हैं, आंदोलन होते भी रहने चाहिए, लेकिन इन आंदोलनों का पैटर्न आप देखिए। ये आंदोलन देश तोड़ने के मंसूबा लेकर आए कुछ खास लोगों की वो हरकत है, जो भारत को कमजोर राष्ट्र बनाने के लिए षड्यंत्र की तरह दिखती है। इन आंदोलनों की खास बात यह कि इन आंदोलनों में हर मौके पर देश के लोगों को भ्रमित कर उन्हें राष्ट्र विरोधी बनाने का गंदा खेल खेला गया। कभी
चिकन नेक पर कब्जा करके, कभी भारत को नॉर्थ ईस्ट से अलग करने की साजिशें, तो कभी किसान आंदोलन के नाम पर खालिस्तानी आतंकियों के जरिए लाल किले पर कब्जा करने की साजिश, तो कभी पेपर लीक के नाम पर देश में जेंजी को भड़काकर बांग्लादेश और नेपाल रिपीट करने की साजिश। जरा सोचिए, अगर इस खेल में दुनिया की वो ताकतें शामिल हो जाएं जिन्हें भारत में एक स्थिर सरकार के डेवलपमेंट मॉडल से दिक्कत है, भारत के विकसित राष्ट्र बनने से परेशानी है, तो फिर इसमें ग्लोबल सोशल मीडिया भी शामिल हो जाता है। वो सोशल मीडिया जिसके मालिकों के पास भारत सरकार से भी कई गुना ज्यादा पैसा और संसाधन है। हथियारी नक्सली तो खत्म हो गए, अर्बन नक्सलियों के हाथ से ज्यादातर संस्थाएं अब जा चुकी हैं, तो अब यही अर्बन नक्सल दिमागी नक्सली बन चुके हैं। आपको याद होगा योगेंद्र यादव, वही जो मुंह टेढ़ा कर करके बोलता है, जो कहीं कुछ नहीं कर पाता आज तक, जो भी उसने सेफोलॉजिस्ट के तौर पर जो भी प्रेडिक्शन किया है सीटों का वो सब गलत ही निकला है। वो योगेंद्र यादव, उसने कहा था कि चुनावों पर से भरोसा उठ गया है और अब संघर्ष संसद में नहीं बल्कि सड़कों पर होगा। आपने इस बात को अगर गंभीरता से नहीं लिया तो आपकी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि ये बहुत गंभीर बात इसने कही थी और ये इसने बताया था कि ये लोग क्या कोशिश कर रहे हैं। योगेंद्र यादव के इसी बयान से आप दिमागी नक्सलवाद को समझ सकते हैं। दिमागी नक्सली बांग्लादेश और नेपाल के जेंजी आंदोलन का हाइब्रिड मॉडल भारत में लागू करना चाहते हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना के चुनाव की वैधता पर प्रश्न चिन्ह लगाकर लोगों को सड़क पर उतारकर सत्ता हासिल की गई। नेपाल में सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सड़क पर आंदोलन खड़ा किया गया और सत्ता पर कब्जा किया गया। भारत में अब वामपंथी और ग्लोबल डीप स्टेट का सिस्टम यही प्लान कर रहा है कि वो भारत की सभी संवैधानिक संस्थाओं की वैधता को चुनौती दे, चुनावों को फर्जी बताए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए, संसद को चलने ना दे और संसद को ठप करे। इन सभी घटनाओं का एक नैरेटिव सोशल मीडिया पर ग्लोबल डीप स्टेट के इकोसिस्टम के जरिए प्रमोट करवाए, ताकि आपको लगे कि भारत में एक बड़ी क्रांति होने वाली है। लोगों का सिस्टम पर से भरोसा उठ गया है। संसद और सुप्रीम कोर्ट जनता के लिए नहीं है, चुनाव फर्जी हैं, छात्र बेरोजगार हैं, नाराज हैं, ऐसे बहुत से मुद्दे आपको सोशल मीडिया पर दिखने लगते हैं अचानक ही। भले ही आप मनोरंजन के वीडियो देखते हो, आप कुकिंग के वीडियो देखते हो, आप किसी और तरह के वीडियो देखते हो, लेकिन अचानक आपके फेसबुक, इंस्टाग्राम में सिर्फ और सिर्फ इन आंदोलन के वीडियो आने लगेंगे। ऐसे वीडियोस जिससे आपके मन में ये बात डाली जा रही है, इंजेक्ट की जा रही है कि देश में सब कुछ गलत हो रहा है, सब अत्याचार हो रहा है, सिस्टम कोलैप्स होने वाला है। इस तरह के वीडियो लगातार आने लगेंगे। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने दिमागी नक्सली ऐसे ही लोगों को कहा जो आपको भ्रमित करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। मोदी ने 2024 के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद 2 जुलाई 2024 को संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर उत्तर देने के दौरान भारत विरोधी और हिंदू विरोधी इकोसिस्टम को चेतावनी देते हुए जो कहा था वो मैं आपको सशब्द बताती हूं। पीएम मोदी ने कहा था 2014 में सत्ता के आने के बाद देश के सामने एक बड़ी चुनौती केवल कांग्रेस की नहीं थी बल्कि उसका इकोसिस्टम भी था जिसे कांग्रेस ने पोषित किया था। कांग्रेस के समर्थन से यह इकोसिस्टम 70 सालों से फल फूल रहा है। आज मैं इस इकोसिस्टम को चेतावनी देना चाहता हूं। जिस तरह इसने देश की विकास यात्रा को रोकने और देश की प्रगति को पटरी से उतारने की कोशिश की है, मैं आज इस इकोसिस्टम को कहना चाहता हूं कि हर साजिश का जवाब उसी की भाषा में दिया जाएगा। यह देश राष्ट्र विरोधी साजिशों को कभी स्वीकार नहीं करेगा। प्रधानमंत्री ने लाल किले से जिस दिमागी नक्सल शब्द को गंभीरता से प्रयोग किया, उसे समझने के लिए हमें थोड़ा इतिहास में चलना होगा और कुछ संस्थाओं के विजन को देखना होगा। सबसे पहले हम चलते हैं आज से 135 साल पहले, यानी 1885 में, जब एक अंग्रेज अधिकारी ह्यूम ने 1885 में कांग्रेस की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारत में पनप रहे राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को एक सेफ्टी वॉल्व देना था।
यानी कि एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो ब्रिटिशों को इस बात की खबर देता रहे कि देश के राष्ट्रवादी क्या सोच रहे हैं, जनता के आंदोलनों को होने से पहले ही कैसे समझ लिया जाए ताकि जनता का जो गुस्सा है उसे कुछ नेताओं को महत्व देकर कमजोर किया जा सके। जिस तरह से आप समझ लीजिए, कुकर में प्रेशर बनता है तो सीटी बचती है ताकि वो प्रेशर रिलीज हो सके। तो ये कांग्रेस पार्टी अंग्रेजों ने जो आजादी का आंदोलन था उसके प्रेशर को रिलीज करने के लिए बनाई थी। हालांकि बाद में कांग्रेस में ऐसे राष्ट्रवादी शामिल हुए जिन्होंने अंग्रेजों के इस मंसूबे को पूरा नहीं होने दिया। अब आपको ले चलती हूं आज से ठीक 101 साल पहले, साल 1925। इस साल भारत में दो संस्थाओं का जन्म हुआ जो अपने विचारों के दम पर एक दूसरे के विरोध में एकदम ऑपोजिट पोल पर खड़ी थी। एक को चाहिए था अखंड भारत, दूसरा चाहता था भारत कम से कम 16 भागों में बंट जाए। जिसे अखंड भारत चाहिए था उस संस्था का नाम था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस, और भारत को जो 16 भागों में तोड़ना चाहता था वो था सोवियत रूस के इशारे पर बना कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी सीपीआई, वामपंथियों की पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी सोवियत रूस की कठपुतली थी। भारत में तब तक अंग्रेजों का शासन चाहती थी जब तक वो मजदूरों को एक करके भारत में अपनी सरकार ना बना ले। वो भारत को कमजोर कर 16 कमजोर भागों में विभाजित करना चाहती थी। ये वो वामपंथी थे जो रूस के इशारे पर भारत के हिंदुओं, राष्ट्रवादी और देश प्रेमियों से नफरत करते थे। कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना एम.एन. राय जैसे घोर कम्युनिस्ट ने की। एम.एन. राय उनके वामपंथी साथियों को हिंदू राष्ट्रवाद से नफरत थी। वो भारत को इस प्रकार विभाजित रखना चाहते थे ताकि भारत कभी एक मजबूत राष्ट्र ना बनने पाए। कम्युनिस्टों के सबसे बड़े नेता एम.एन. राय हिंदुओं के बारे में क्या सोचते थे, ये उन्होंने अपनी जेल डायरी इंडियाज मैसेज में लिखा कि जो लोग भारत के आध्यात्मवाद और प्राचीन गौरव की बात करते हैं वो भारत को अंधविश्वास के पाश में बांधकर रखना चाहते हैं। यही नहीं, उसने ये भी कहा कि हिंदुओं का कर्म और भाग्य का सिद्धांत व्यक्ति को गुलाम बनाता है। एक तरफ तो आरएसएस प्राचीन भारत के गौरव की फिर से स्थापना कर एक अखंड भारत, अखंड राष्ट्र की बात कर रहा था, वहीं नास्तिक कम्युनिस्ट हिंदुओं की प्राचीन गौरवशाली सभ्यता और धर्म का विरोध करते राष्ट्र को तोड़ने तक पर उतर आए। 1942 में जब सारा देश भारत छोड़ो आंदोलन कर अंग्रेजों को भगाकर देश को आजाद करने का सपना देख रहा था, तब ये विषैले वामपंथी इस पार्टी के एक बड़े नेता गंगाधर अधिकारी ने थीसिस पेश की जिसके तहत अगर कम्युनिस्टों की सरकार बनी तो वो भारत को 16 भागों में विभाजित कर देगी। तो आज आप जो ये देखते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग, ये वामपंथी विचारधारा शुरू से पहले दिन से टुकड़े टुकड़े के फॉर्मूले पर ही चलती है। यही विचारधारा आपको जेएनयू में दिखेगी, यही आपको जंतर मंतर पर भी नजर आ रही थी। हालांकि आरएसएस और वामपंथियों दोनों का सपना पूरा नहीं हो पाया। आरएसएस भारत को अखंड भारत बनाने का सपना आज भी देख रही है और वामपंथी देश को तोड़ने की साजिश आज भी कर रहे हैं, लेकिन वो खुद भी खत्म हो गए इस कोशिश में। कांग्रेस की भी एक लाइन थी कि उसने सत्ता पाने के लिए विभाजित भारत का जिन्ना और अंग्रेजों का प्लान स्वीकार कर लिया। तो अब स्थिति क्लियर है, एक तरफ आरएसएस बीजेपी है जो भारत को फिर से अखंड भारत बनाना चाहती है, दूसरी तरफ सत्ता के लिए कांग्रेस ने विभाजित भारत को अपना लिया। उसने कभी भी भारत को अखंड बनाने का सपना नहीं देखा। यहां तक कि 1962 की लड़ाई जो चीन से हुई उसमें भारत के बड़े हिस्से पर चीन ने कब्जा कर लिया, लेकिन कांग्रेस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। कांग्रेस अपनी विभाजित सत्ता में ही खुश थी। तीसरी तरफ वामपंथी पार्टियां, उनकी सोच जो 1942 से ही भारत को टुकड़े करना चाहती हैं, इसके लिए उसे कांग्रेस की विचारधारा से हाथ भी मिलाना पड़ा, तो उसे इससे भी कोई गुरेज नहीं हुआ। 2014, 2024, 2026 में जिस इकोसिस्टम का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलग अलग नामों से किया, वही कांग्रेस और वामपंथी इकोसिस्टम का मेल है जो एक अखंड भारत को, मजबूत भारत को खड़ा होते नहीं देखना चाहती। आप क्या सोचते हैं इस पर मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।